21 जुलाई 1969 इतिहास की वो तारीख है जिस दिन मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। इस मिशन को पूरी दुनिया अपोलो 11 के नाम से जानती है। लेकिन एक सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है कि स्पेसक्राफ्ट ने चंद्रमा पर लैंडिंग कैसे की होगी और वहां से वापस पृथ्वी पर कैसे आया होगा, क्योंकि वहां से वापस आने के लिए भी एक रॉकेट की ज़रूरत तो होगी। वो रॉकेट चंद्रमा तक कैसे पहुंचा होगा? चंद्रमा पर लैंडिंग या फिर किसी अन्य ग्रह पर एस्ट्रोनॉट के जाने से संबंधित कुछ ऐसे ही सवाल अगर आपके भी मन में हैं तो आज आपको उन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। बस वीडियो को एंड तक पूरा देखना। अपोलो 11 मिशन 8 दिन 3 घंटे 18 मिनट और 35 सेकंड में पूरा हुआ था। अपोलो 11 में सैटर्न 5 SA-506 रॉकेट का उपयोग किया गया था। सैटर्न 5 रॉकेट को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से 16 जुलाई 1969 को लॉन्च किया गया और 24 जुलाई 1969 को एस्ट्रोनॉट वापस पृथ्वी पर आए थे। लॉन्चिंग के समय इसका वजन करीब 45,702 किलोग्राम था और पृथ्वी पर लैंडिंग के समय इसका वजन 4,932 किलोग्राम था। अपोलो 11 मिशन को समझने के लिए पहले हमें सैटर्न 5 रॉकेट की बनावट को समझना होगा। सैटर्न 5 रॉकेट में 4 पार्ट थे। सबसे नीचे वाले पार्ट में फ्यूल भरा हुआ था जो कि 5 F1 इंजन के द्वारा रॉकेट को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए ज़रूरी थ्रस्ट पैदा करता था। इस पार्ट का काम सिर्फ इतना था कि इसे रॉकेट को पृथ्वी के ग्रेविटी फोर्स से ऊपर उठाकर एक निश्चित स्पीड प्रदान करनी थी। इसका कार्य समाप्त होते ही ये पार्ट रॉकेट से अलग हो गया। रॉकेट का नेक्स्ट पार्ट भी फ्यूल से ही भरा हुआ था और इस पार्ट का काम रॉकेट को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाना था। लॉन्चिंग के करीब 12 मिनट बाद रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गया और सेकंड स्टेज पर सेपरेशन हो गया, मतलब रॉकेट का दूसरा पार्ट भी इससे अलग हो गया। अब रॉकेट को चंद्रमा तक पहुंचाने वाले पथ पर डालने के लिए ज़रूरी था कि रॉकेट पृथ्वी की कक्षा के चारों तरफ चक्कर काटते हुए धीरे धीरे पृथ्वी से दूर जाए और पृथ्वी के लगभग 1.5 चक्कर काटने के बाद रॉकेट चंद्रमा की तरफ जाने वाले पथ पर आगे बढ़ गया। लॉन्चिंग के लगभग 40 मिनट के बाद रॉकेट चंद्रमा पर जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ रहा था और रॉकेट के तीसरे पार्ट का काम यहां पर ख़त्म हो गया। अब रॉकेट का सबसे अहम और सबसे ऊपरी हिस्से का काम शुरू होने वाला था। रॉकेट के सबसे ऊपरी हिस्से में एक खाली जगह होती है जहां पर सैटेलाइट या फिर स्पेसक्राफ्ट को रखा जाता है। अपोलो 11 मिशन में सैटर्न 5 रॉकेट के सबसे ऊपरी वाले पार्ट में 2 स्पेसक्राफ्ट रखे हुए थे, अपोलो CSM-107 और अपोलो LM-5। अपोलो CSM या कमांड सर्विस मॉड्यूल एक मदरशिप की तरह डिज़ाइन किया गया था जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट बैठकर गए थे। अपोलो CSM के भी 2 पार्ट थे। पहला द कोनिकल कमांड मॉड्यूल, मतलब एक शंकु के आकार का एक डब्बा ही समझ लीजिए। पूरे रॉकेट का सिर्फ यही हिस्सा है जो पृथ्वी पर वापस आएगा। इसमें एस्ट्रोनॉट और पृथ्वी के वातावरण में दोबारा प्रवेश करने के लिए ज़रूरी सामान था और इसके ऊपर एक तापरोधी पदार्थ की परत चढ़ी हुई थी जो इसे घर्षण से उत्पन्न हीट से बचाती थी। दूसरा पार्ट था द सिलेंड्रिकल सर्विस मॉड्यूल। यह एक बेलनाकार भाग था जिसके ऊपर कोनिकल कमांड मॉड्यूल लगा हुआ था और नीचे एक इंजन लगा हुआ था जो इसे आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी थ्रस्ट पैदा करता था। इस हिस्से में मिशन के दौरान आवश्यक सभी सामान और टेक्नोलॉजी जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, ऑक्सीजन टैंक, खाने पीने का सामान, चंद्रमा तक ले जाने वाला और वापस लाने वाला इंजन और कुछ उपकरण रखने के लिए पर्याप्त जगह भी उपलब्ध थी। इस मॉड्यूल को पावर या थ्रस्ट फ्यूल सेल से मिलती थी। फ्यूल सेल एक ऐसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया के द्वारा फ्यूल की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है। ये सारी प्रोसेस हाइड्रोजन फ्यूल और ऑक्सीजन या ऑक्सीजन के उत्पादों की क्रिया के कारण होती है। अपोलो CSM के दोनों पार्ट, कोनिकल कमांड मॉड्यूल और सिलेंड्रिकल कमांड मॉड्यूल, आपस में एक अम्बिलिकल कनेक्शन से जुड़े रहते थे जिससे इनके बीच इलेक्ट्रिसिटी और ज़रूरी सामान का आदान प्रदान किया जा सके। पृथ्वी पर वापस एंट्री के टाइम इस कनेक्शन को हटा दिया जाता है और सिलेंड्रिकल या बेलनाकार वाला हिस्सा अलग हो जाता है। बचे हुए कोनिकल मॉड्यूल में बैठकर एस्ट्रोनॉट अर्थ पर लैंड करते हैं। रॉकेट के ऊपरी हिस्से में दूसरा स्पेसक्राफ्ट अपोलो LM या अपोलो लूनर मॉड्यूल था जिसे वैज्ञानिकों ने ईगल का नाम भी दिया था। अपोलो LM को 2 एस्ट्रोनॉट के लिए बनाया गया था और यही वो स्पेसक्राफ्ट था जिसे चंद्रमा पर लैंड करना था।
वजन में यह कमांड सर्विस मॉड्यूल का आधा ही था। लूनर मॉड्यूल के भी 2 स्टेज या 2 पार्ट थे। पहला डिसेंट स्टेज और दूसरा असेंट स्टेज। डिसेंट स्टेज को चंद्रमा पर लैंडिंग के लिए डिज़ाइन किया गया था और असेंट स्टेज को एस्ट्रोनॉट को वापस चंद्रमा की कक्षा तक लाने के लिए बनाया गया था। मतलब लूनर मॉड्यूल के नीचे वाले पार्ट में लैंडिंग इंजन लगे हुए थे और ऊपरी पार्ट में लॉन्चिंग इंजन। नीचे वाला पार्ट वापस आने के समय लॉन्चिंग पैड का काम भी करता था। इस पार्ट में 4 फोल्डिंग लेग्स और एक डिसेंट प्रोपुलेशन सिस्टम इंजन 4 हाइपरगोलिक प्रोपेलेंट टैंक के साथ लगा हुआ था, जो कि लूनर मॉड्यूल को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करवाने में हेल्प करता था। चलिए अब ये समझते हैं कि ये सारी प्रोसेस कंप्लीट कैसे हुई। सैटर्न 5 रॉकेट तीसरी स्टेज में चंद्रमा की ओर जाने वाले पथ पर पहुंच चुका था और यहां पहुंचते ही रॉकेट के तीसरे पार्ट का काम भी खत्म हो चुका था। रॉकेट के सबसे ऊपर वाले भाग में सबसे ऊपर कमांड सर्विस मॉड्यूल इस तरह रखा हुआ था कि कोनिकल या शंक्वाकार भाग ऊपर की ओर था और नीचे की तरफ बेलनाकार भाग। इस स्पेसक्राफ्ट के नीचे लूनर मॉड्यूल स्पेसक्राफ्ट रखा हुआ था और वो भी बिल्कुल CSM की तरह ही रखा हुआ था। मतलब कि एसेंट स्टेज वाला पार्ट ऊपर की तरफ और डिसेंट स्टेज वाला पार्ट नीचे की तरफ। अब यहाँ से आगे के मिशन की सारी जिम्मेदारी कमांड सर्विस मॉड्यूल स्पेसक्राफ्ट पर थी। CSM को रॉकेट से अलग होकर 180 डिग्री का टर्न लेना था और फिर लूनर मॉड्यूल के साथ कनेक्ट होना था, क्योंकि CSM का शंक्वाकार भाग LM के असेंट स्टेज वाले पार्ट के साथ ही जुड़ सकता था और इस प्रकार जुड़ने की प्रक्रिया को डॉकिंग के नाम से भी जाना जाता है। करीब 40,320 किलोमीटर पर आवर की गति से चंद्र पथ पर चल रहे रॉकेट से कमांड सर्विस मॉड्यूल अलग हुआ और 180 डिग्री का टर्न लेकर अपने आप को LM के साथ कनेक्ट कर लेता है। इस टाइम तीनों एस्ट्रोनॉट कमांड मॉड्यूल में ही थे और डॉकिंग की सारी जिम्मेदारी और पूरा कंट्रोल इन्हीं के पास था। लॉन्चिंग के 40 मिनट बाद ही CSM और LM आपस में कनेक्ट हो चुके थे। अब यहाँ से रॉकेट का काम खत्म हो चुका था और पूरे मिशन की जिम्मेदारी इन्हीं 2 स्पेसक्राफ्ट पर थी। एस्ट्रोनॉट CSM और LM के डॉकिंग के बाद CSM में लगे इंजन की मदद से 3 दिन तक लगातार चंद्रमा की ओर बढ़ते रहे और 3 दिन बाद आखिरकार वे चंद्रमा की कक्षा में पहुंच ही गए। CSM में 3 एस्ट्रोनॉट थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। माइकल कॉलिंस कमांड मॉड्यूल के पायलट थे, जबकि बज एल्ड्रिन लूनर मॉड्यूल के, वहीं नील आर्मस्ट्रॉन्ग मिशन कमांडर थे। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन लूनर मॉड्यूल में चले गए और लूनर मॉड्यूल को CSM से अलग कर लिया। माइकल कॉलिंस CSM में ही बैठे रहे और चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाते रहे। वहीं LM अलग होने के बाद धीरे धीरे चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ने लगा। एस्ट्रोनॉट ने LM को लैंड करवाने के लिए चंद्रमा पर एक समतल सी जगह का चयन किया, जिसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी के नाम से जाना जाता है। जैसे ही LM ने चंद्रमा के वातावरण में प्रवेश किया, एस्ट्रोनॉट ने डिसेंट इंजन को एक्टिवेट कर दिया और लूनर मॉड्यूल ने अपनी चारों लेग्स को फैला लिया और फाइनली 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की। लैंडिंग के 6 घंटे बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जुलाई 21 को सुबह करीब 2:56 पर चंद्रमा की धरती पर पहला कदम रखा। बज एल्ड्रिन ने 20 मिनट बाद बाहर आकर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को ज्वाइन किया और लगभग 2.25 घंटे तक दोनों ने चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग किए, वहां पर फोटो खींची और अमेरिका के झंडे को फहराया। वापसी में लगभग 21.5 किलोग्राम चांद के टुकड़े कलेक्ट किए और लूनर मॉड्यूल में रख लिए और लूनर मॉड्यूल के अंदर जाकर आराम करने लगे। वैसे आपको बता दूं कि LM और CSM को वैज्ञानिकों ने स्पेशल नाम भी दिए थे। LM को ईगल नाम दिया गया और CSM को कोलंबिया नाम से जाना जाता है। एस्ट्रोनॉट के LM में प्रवेश करने के बाद उन्होंने वापस आने के लिए असेंट स्टेज के इंजन को चालू किया और जैसे ही इंजन चालू हुआ, डिसेंट स्टेज वाले पार्ट को वहीं छोड़कर ऊपर की ओर बढ़ गया, क्योंकि अब डिसेंट स्टेज वाले पार्ट की कोई ज़रूरत नहीं थी। असेंट स्टेज वाला पार्ट वजन में बहुत ही हल्का था और उसे कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि वो केवल चंद्रमा के वातावरण से बाहर निकलने लायक ही थ्रस्ट पैदा कर सके। दरअसल हर एक ग्रह का अपना एक पलायन वेग होता है और उस पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी के अनुसार ही गति प्राप्त होने पर कोई वस्तु उस ग्रह से बाहर निकल सकती है। जैसे पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है।
अगर किसी वस्तु को पृथ्वी के बाहर भेजना है तो उसे 11.2 किलोमीटर की दूरी 1 सेकंड में तब तक तय करनी होगी जब तक कि वो पृथ्वी की ग्रेविटी लिमिट से बाहर ना निकल जाए। इसी तरह चंद्रमा का पलायन वेग 2.38 किलोमीटर पर सेकंड होता है। LM के असेंट इंजन को चालू करने के बाद लूनर मॉड्यूल का ऊपरी पार्ट चंद्रमा की सतह से ऊपर उठकर उसकी कक्षा में आ गया था और CSM के साथ चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने लगा और लगभग 1.5 चक्कर लगाने के बाद वो CSM वाले रास्ते पर चला गया। अपोलो 11 के बाद वाले मिशन में LM कमांड सर्विस मॉड्यूल तक पहुंचने के लिए केवल आधा चक्कर ही लगाता था। अब लूनर मॉड्यूल का असेंट स्टेज वाला पार्ट और CSM चंद्रमा के चारों ओर एक ही पथ में चक्कर लगा रहे थे और फिर शुरुआत की तरह ही यहाँ पर भी दोनों मॉड्यूल आपस में कनेक्ट हो गए। दोनों के आपस में डॉक होते ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन CSM में वापस आ गए। दोनों एस्ट्रोनॉट के वापस आने के बाद एंट्री गेट को बंद कर दिया गया और CSM LM से अलग हो गया और चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा करते हुए पृथ्वी पर आने वाले पथ पर चला गया। पृथ्वी के वायुमंडल तक वापस आने में भी उन्हें करीब 3 दिन ही लगे। पृथ्वी की कक्षा में वापस आते ही कमांड सर्विस मॉड्यूल का सिलेंड्रिकल वाला पार्ट भी अलग हो गया क्योंकि अब इसका काम भी पूरा हो चुका था। अब केवल कोनिकल वाला पार्ट बच रहा था जिसमें एस्ट्रोनॉट और उसके द्वारा चंद्रमा की सतह से लाए गए सैंपल मौजूद थे। कोनिकल वाला पार्ट जैसे ही पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की सीमा में आया वह तेजी से नीचे की ओर बढ़ने लगा और प्रशांत महासागर में पैराशूट की मदद से सफल लैंडिंग कर ली। फिर समुद्र से जहाज़ों की मदद से उन्हें नासा के सेंटर तक ले जाया गया। इस तरह से एस्ट्रोनॉट ने 24 जुलाई 1969 को पृथ्वी पर लैंडिंग की। इस पूरी घटना का उस वक्त नासा ने पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट किया था। अपोलो 11 मिशन नासा का 5वां मानवीय मिशन था जो सफल हुआ और तीसरा चंद्र अभियान था। अपोलो 11 के बाद 6 मिशन और भेजे गए जिनमें से 5 मिशन सफल हुए। अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी के अपोलो मिशन की जानकारी भी आपको दूं तो बस आपको कमेंट करके मुझे बताना है। और हाँ, एक छोटा सा ट्विस्ट और है। ये सारी घटनाक्रम और पूरे अपोलो 11 मिशन पर अक्सर ये आरोप लगते रहते हैं कि ये सारे मिशन फेक हैं और कहा जाता है कि नासा का ये सारा प्रोग्राम एक डिज्नी स्टूडियो में शूट हुआ था। ये आरोप नासा पर किन कारणों की वजह से लगाए जाते हैं, उनके पीछे की हकीकत क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हैं देन आपको बस कमेंट करके मुझे बताना है कि आप जानना चाहते हैं और अगर आपका आदेश हुआ तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लो।